स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बंदिस्त कहानी का 4th पार्ट। दोस्तों, कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे यह कहानी और भी ज्यादा डरावनी और रहस्यमय होती जा रही है। कहानी के इस पार्ट में एक और रहस्य खुलने वाला है। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह एक डरावनी रोमांचित करने वाली भय कथा है। इस कहानी के 3 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप भी डरावनी और रहस्यमय कहानी सुनते हैं तो पिछले 3 पार्ट जरूर सुने, जिससे आपको यह पता चल पाए कि कहानी में आखिर हो क्या रहा है। तीनों पार्ट आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या आप हमारे चैनल के वीडियो में भी यह पार्ट सुन सकते हैं। अगर आप डरावनी और रहस्यमय कहानियों को सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारी कहानियों से जुड़ पाए। आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए, चलते हैं कहानी की ओर। अभी तक हमने सुना था कि अभय का दोस्त कुणाल गांव में आ जाता है और वो दोनों वहीं कुछ दिन रुकने का सोचते हैं। भीखू का तांगा मुजुमदार के घर के सामने रुका। जिस रास्ते से घोड़ा गाड़ी आई वह सीधे मुख्य गांव में चला जाता था। अभय नीचे उतर गया। अंदर में रखे एक गद्दे को थोड़ा जोर लगाकर कंधे पर उठा लिया और घर में दाखिल हुआ ही घर साफ था। कल के मकड़ी के जाले और धूल अब वहां नहीं थी। बेशक कुणाल ने सफाई का काम बखूबी किया था। वह सीढ़ियों से चढ़कर बरामदे में आ गया और दाहिने कमरे की ओर मुड़ गया। अंदर कुणाल हाथ में झाड़ू लेकर कोने में लगे मकड़ी के झाले साफ कर रहा था। यह हमारा रात का इंतजाम है। वह बिस्तर के पास आया और बिस्तर पर गद्दा बिछा दिया, और जैसे ही वह दूसरा गद्दा लाने के लिए पीछे मुड़ा, पीछे से भीखू एक और गद्दा लेकर आ गया। अरे भीखू, तुमने क्यों लाया? क्यों मतलब? मेहमानों मदद न की तो कैसे चलेगा? यार अभय, हमारे बाहर की खिड़की से यह इलाका बहुत खूबसूरत दिखता है। वह नदी, हरा भरा जंगल। हमारे यहां कैसे खिड़की से बाहर देखो तो सामने खन्ना अंकल की खिड़की दिखती है। अभय और भीखू दोनों हंस पड़े। तुम बिस्तर लगाना, मैं बाकी सामान लेते आता हूं। कुणाल ने सिर हिलाया। अभय और भीखू नीचे आ गए। वे बगल वाले कमरे की बेड भी इस कमरे में लाए थे। अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो जरूर पूछें। ओ हां, क्यों नहीं। आपने मुझे ढाबा और दुकानें तो दिखाई ही हैं। वे दोनों गाड़ी के पास पहुंचे। अभय ने सामान से भरे 2 बड़े बैग उतारे और अपनी जेब में हाथ डालकर बटुए से 100 का नोट भीखू को दिया। छुट्टे नहीं है मेरे पास। अरे रहने दो, अभय ने नोट हाथ में थमाते हुए कहा। दोपहर के 1 बज रहे थे, लेकिन सूरज कमजोर सूती बादलों के पीछे छिपा हुआ था। उसी कारण सूरज की गर्माहट कम हो गई थी। चलो आता हूं, तांगे पर चढ़ते हुए भीखू ने कहा। घोड़े को एड़ी लगाते ही तांगा जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस भागने लगा। तांगा दूर जाने तक वहीं खड़ा रहा। फिर उसने नीचे रखे दोनों थैले उठाए। क्या हो गई शॉपिंग? पीछे से कोमल आवाज आई और वो घूम गया। नलिनी? वह वहां कब आई उसे पता ही नहीं चला। हां, तो रात भर रहने का इंतजाम उसने जारी रखा। फिर आखिरकार रुकना ही पड़ा। अभय का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। मैं तुम दोनों को अलविदा कहकर घर जाने के इरादे से आया तो था, लेकिन नलिनी ने भौहें ऊपर उठाते हुए पूछा। लेकिन आते समय मन में विचारों ने कोहराम मचाया था। एक विचार कह रहा था कि जल्दी से चले जाओ यहां से, लेकिन मन कुछ और ही कह रहा था। कायरों की तरह क्यों भागें? भागना मेरे स्वभाव में कभी नहीं था। पैदल चलते हुए यहां तक पहुंचा। जैसे ही मैंने अपने दादाजी का घर देखा, मेरे मन में एक विचार आया, अगर वे यहां होते तो क्या गांव छोड़कर भाग जाते? जवाब तुरंत आया, नहीं। ऐसे चले जाना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन क्या मैं सचमुच उसके बाद घर वापस जाकर पहले जैसा रहूंगा? वह वहां क्यों नहीं आएगी? कुणाल तो वजह थी। मैंने पहले से रुकने की ठान ली थी। और जब मैं यहीं रहने का दृढ़ निश्चय करके स्वराली के घर पहुंचा और कुणाल सामने आ गया। कुणाल मेरा बचपन का दोस्त। उसे अचानक देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन उससे पहले मैंने उसे बाहर बुलाया और यहां की वास्तविक स्थिति बताई। पहले तो उसे लगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन फिर जब उसे दोबारा गंभीरता से बताया तो वह मान गया।
कम से कम उसने ऐसा दिखाया। मैंने उससे जाने के लिए कहा, लेकिन अंत में वह दोस्त हैं, अकेले कैसे जाएगा। फिर हो गई तैयारी रात की। हाँ, फिर तुम तो गई थी ना, वहां क्या हुआ? एक कागज मिला। कागज? किसी प्रकार का एक नक्शा है। उसने उसे कागज दिखाया। किसका है? कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लंबे समय से हाथों में उठाए बैग अब भारी लगने लगे। ओह, मैं तुम्हें अंदर बुलाना भूल गया। नहीं, अभी नहीं, बहुत देर हो गई है, और तुम्हें पता है कि देर हो गई है तो पापा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सिर हिलाकर वो पीछे मुड़ गई। उसके जाते ही अभय घर में दाखिल हुआ। सीढ़ियां चढ़कर कमरे में आया। कुणाल कुर्सी पर बैठा था। थैलियों को कुर्सी पर ही छोड़कर वह बिस्तर पर कूद पड़ा। उसने कुणाल की ओर देखते हुए कहा, तुम आइए। अच्छा लगा, नहीं तो अकेलापन महसूस हो रहा था। ऐसा लगता तो नहीं। कुणाल ने उसे और नलिनी को खिड़की से बात करते हुए देखा था, इसलिए उसने चिढ़ाते हुए कहा, तो फिर वह कौन है? ओ वह, उसका नाम नलिनी है। सब समझ रहा हूं मैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभय हंस पड़ा। वे दोनों आज विशंभ के घर गए थे। विशंभ? कुणाल ने कुर्सी उठाई और सीधे अभय के पास ले आया। तुमने अभी भी मुझे पूरी घटना नहीं बताई। अभय ने उस पर एक नजर डाली और फिर उसे आने के बाद से जो कुछ भी हुआ था उसे शब्दशः बताया। सारी बात सुनने के बाद कुणाल ने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वह सच है। यह अघोरी विद्या, जादू टोना कुछ नहीं होता। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन जो हुआ उसके बाद मुझे लगता है कि यह जो भी है मुझे उससे मिलना ही होगा। मिलने का समय नहीं आया तो अच्छा, अभय ने कहा। उसका गंभीर चेहरा देखकर कुणाल ने भी सोच में पड़ा। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम कैसे आए। वो साइट पर एक सुरंग मिली और खदान का आगे का काम रोक दिया गया। फिर अगले दिन पुरातत्व उत्खनन विभाग की टीम पहुंची। फिर कुछ मिला क्या? हां, एक 6 पैर वाले जानवर का जीवाश्म मिला है जो बहुत पहले विलुप्त हो गया था। क्या बोल रहे हो? अभय के चेहरे पर आश्चर्य के भाव स्पष्ट थे। पहले तो एक ही मिला, लेकिन सुरंग के अंदर जाने पर ऐसे कई अवशेष थे। ये गहराई में रहने वाले कोई जानवर होंगे, उन अधिकारियों का यही तर्क था। लेकिन टीम को यह भी आश्चर्य हुआ कि वे अचानक वहां क्यों पाए गए और जीवाश्म कैसे बने। फिर उन्होंने अगले परीक्षण के लिए नमूने ले लिए और उसे वहां काम करने से प्रतिबंधित कर दिया। उसके बाद मैं 2 सप्ताह की छुट्टी लेकर यहां आया, सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं। तभी एक ने कहा कि तुम नारायण राव के घर रहते हो, तो पूछते पूछते आ गया। तुमने लैपटॉप लाया? हां, वह लैपटॉप लाओ। अभय ने उठकर टेबल सामने खींचते हुए कहा। कुणाल ने बैग से लैपटॉप निकाला और उसे दे दिया। अभय ने ब्राउजर पे हिस्ट्री ऑफ सामंतागढ़ सर्च किया। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रेंज मिल गई। नीचे बहुत सारे वेबसाइट संकेत दिखाई दिए। पहले वाले पर क्लिक किया। सामंतगढ़ सौराष्ट्र के पश्चिमी भाग में चित्तूर जिले का एक गांव है। यह गांव बहुत पुराना है और जंगल से घिरा हुआ है। गांव से होकर सरोजनी नदी बहती है, जो मैंगलोर से होते हुए पश्चिम की ओर बहती है और समुद्र में मिल जाती है। ऐसी बहुत सारी जानकारी थी, लेकिन इतिहास के नाम पर 1900 में ब्रिटिश अधिकारी केविन ने जंगल के बीच से रेलवे लाइन बिछाई थी, उसका उल्लेख था। लेकिन गांव के पूर्व के जंगल का कोई जिक्र नहीं था। फिर डेडली फॉरेस्ट, ऐसे 2-4 शब्द। गांव की स्थिति, जलवायु, भाषा, निवासी, मंदिर, वास्तुकला के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। सीढ़ियों से ऊपर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। दोनों की नजरें दरवाजे पर गईं। वह लगभग 50 वर्ष का व्यक्ति था। उसके सिर के ऊपर के सारे बाल झड़ गए थे, लेकिन किनारों पर सफेद बाल घने थे। आंखों पर मोटे लेंस का चश्मा, शरीर पर एक फटी हुई लेकिन साफ बनियान। उसी तीखी निगाहों से उनकी ओर देखा। कृष्णप्पा काका, आप? अच्छा किया आपने आकर, बैठिए ना। वह अभय का परिचित था। कुणाल, ये कृष्णप्पा काका पड़ोस में रहते हैं, उन्हीं से हमें बिजली की केबल लेनी है। मैं कुछ काम के बारे में बात करने आया हूं। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने बोलना जारी रखा। उनकी आवाज स्पष्ट और दृढ़ थी। आपको जो बिजली की कनेक्शन दे रहा हूं, बिजली और भोजन की, जो औसतन 300 रुपये प्रतिदिन होगी। उसकी बातों से लग रहा था कि वह कितना व्यवहारिक व्यक्ति है। उनके लिए वो रकम कोई बड़ी नहीं थी, लेकिन कृष्णप्पा के लिए यह रकम बहुत ज्यादा थी, जिन्हें शहर की महंगाई का अंदाजा नहीं था।
ऐसा लग रहा था कि वह पूर्ण हिसाब किताब कराया है। साफ था कि उसे काम के अलावा किसी और चीज के बारे में बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाँ काका, अभय ने बटुए से 500 के 2 नोट निकाले और आगे बढ़ा दिए। लेकिन अब कृष्णप्पा नरम हो गए। उन्हें इतनी जल्दी पैसे आने की उम्मीद नहीं थी। उसने खुशी से अपना हाथ बढ़ाया और कहा, हाँ हाँ, काम हो ही गया समझो। कहते हुए वह दरवाजे से वापस मुड़ गया। बाद में 5:30 बजे कृष्णप्पा की पत्नी सखू उन दोनों के लिए खाना लेकर आई। फोन की घंटी बजी। अरे अभय, तुम अभी तक घर नहीं आए? नहीं मां, मैं नहीं आऊंगा। क्यों, क्या हुआ? ओह, मैंने यहां कुछ और दिन रुकने का फैसला किया है। मैं जानती हूं तुम्हारा स्वभाव और खाने और रहने का क्या किया। अरे हां, सब कुछ किया है, और कुणाल भी मेरे साथ है। कौन कुणाल? वह कब आया वहां? आज ही। चलो बाएं, बाद में आऊंगा तो बताऊंगा। उसके बाद बाकी दिन ऐसे ही गुजर गया। करीब 4 बजे कृष्णप्पा ने अपने कहे अनुसार खिड़की से दीवार के बोर्ड तक बिजली का तार जोड़ दिया। कमरे के बीच में एक बल्ब लगाया। गांव से लाई गई बड़ी टॉर्च थैले से निकालकर मेज पर रख दी। कृष्णप्पा ने उन्हें एक पुराना टेबल फैन भी दिया। सब कुछ हो जाने के बाद जब बिजली का बल्ब चमका तो वे दोनों खुश हो गए, मानो कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया हो। वी गोना एंजॉय इट, कुणाल के मुंह से बोल फूट पड़े। लेकिन अभय ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि वह जानता था कि कुणाल को यहां की स्थिति का कोई अनुभव नहीं था। बातें करते करते कब रात हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। जब अभय की नजर खिड़की के बाहर गई तो उसे होश आया। समय देखा 6:42। कुछ याद आया। वह दिन भर बात करने के चक्कर में दरवाजा बंद करना भूल गया था। उसने झट से टॉर्च उठाई, कमरे का बंद दरवाजा खोला और बरामदे में आया। बाहर अंधेरा था। टॉर्च जलाकर वह तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरा। निचले हिस्से में ठंडी हवा चल रही थी। पहले रसोई का दरवाजा और फिर मुख्य दरवाजा बंद कर दिया गया। पुराने कुंडियों को लगाने में थोड़ा सा समय लगा। जब पूरा घर अंदर से बंद किया तो उसे राहत मिली। टॉर्च की रोशनी में वह फिर सीढ़ियां चढ़ा। कुणाल बाहर बरामदे में खड़ा खिड़की के बाहर का नजारा देख रहा था। उस छोटी सी खिड़की से आसपास का माहौल बहुत अलग दिख रहा था। अंधेरे की चादर, चांदनी में चमक रहे पेड़, दूर सरोजिनी नदी का चमचमाता पानी, हवा के साथ धीरे धीरे हिलती लहरें। सुंदर, कुणाल ने कहा। अभय भी विस्मय से वो दृश्य देख रहा था। काफी देर तक वे वैसे ही खड़े होकर वह नजारा देखते रहे। कुणाल, सोने का समय हो गया है, अभय ने कुणाल को याद दिलाया। हाँ, लेट्स कीप इट फॉर टुमारो, कहते हुए वह कमरे की ओर मुड़ गया। दोनों अपने अपने बिस्तर पर सो गए। कुणाल ने खिड़की के पास बिस्तर लगा लिया। दिन भर की यात्रा और थकान के कारण तुरंत उसकी आंख लग गई। हालांकि अभय अभी भी जाग रहा था, ऊपर जल रहे बल्ब को देखने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच दादाजी की याद आ गई। कुणाल पर एक नजर डाली तो वह बिना किसी चिंता या भय के गहरी नींद में सो रहा था। फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर धीरे धीरे नींद के आगोश में समा गया। कृष्णप्पा का घर मुजुमदार के घर के पास ही था। वहां केवल कृष्णप्पा और उसकी पत्नी सखू रहती थे। कृष्णप्पा की कोई संतान नहीं थी, लेकिन दोनों संतुष्ट थे। उनकी सारी संपत्ति एक गाय, 3 बकरियां और 1 एकड़ जमीन थी। दोनों एक दूसरे के साथी थे। अपनी रोज के आदतानुसार सोने से पहले कृष्णप्पा ने दरवाजा खोला। उसने दरार से गौशाला को देखा, सुनिश्चित किया कि जानवर अपनी जगह पर है और फिर बिस्तर पर सर रखकर सो गया। आधी रात में किसी समय सखू ने उसे जगाया। सुनिए, उठिए। हां, उठिए। नींद में उसके मुंह से क्या शब्द निकला। बाहर बकरियों की आवाज सुनते ही उसकी नींद उड़ गई। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे होंगे? कोई जंगली जानवर तो नहीं? आप बाहर जाकर क्यों नहीं देखते? बाहर? नहीं नहीं, बाहर तो। लेकिन आखिरकार शोर न रुकता देख उसने तकिए से चश्मा उठाया। हालांकि उन्होंने रात को बाहर निकलना छोड़ दिया था। आखिरकार बिना कोई आवाज किए वह धीरे धीरे दरवाजे पर आया। सखू उसके पीछे थी। उसने दरवाजे पर कान लगाया। बकरियां अभी भी चिल्ला रही थीं। बीच में गाय की भी आवाज आई। धीरे धीरे दरवाजा खोलकर उसने चारों ओर देखा। काली छाया को नजरों से भेदने कोशिश की, यह देखने के लिए कि क्या उसे कुछ दिखाई दे।
उसकी नजर गौशाला के गेट पर गई जो आधा खुला हुआ था। अब कोई चारा नहीं था, बाहर जाना अपरिहार्य था। उसने एक बार सखू की ओर देखा। बाहर जा रहा हूं, इशारा किया। वह वहीं खड़ी होकर उसे देख रही थी। कृष्णाप्पा ने दरवाजा पीछे खींच लिया। कर्रर करते दरवाजा खुल गया। वह अपने चारों ओर टॉर्च चमकाते हुए बरामदे में आया और पीछे मुड़कर देखा। तब तक सखू दरवाजे पर दरवाजा पकड़कर खड़ी थी। एक गाय और 2 बकरियां तो थीं, लेकिन तीसरी बकरी ने खूंटा तोड़ दिया और मुक्त हो गई थी। लेकिन गेट, क्या उसने गेट ठीक से बंद नहीं किया था? वह बाहर आया। क्या हुआ? एक बकरी नहीं है। हे भगवान, कहां गई? पता नहीं। उसने इधर उधर देखा तो उसकी नजरें सामने रुक गईं। सामने गर्दन तक ऊंची मक्के का खेत उस प्रश्न का उत्तर था। अचानक अंदर पत्तों के सरसराहट की आवाज आई। यदि बकरी भाग गई तो अवश्य वहीं होगी, उसने अनुमान लगाया। उसने वहां अपनी टॉर्च चमकाई, लेकिन कुछ नहीं देखा। वह थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन नहीं। मक्के के पत्तों से होते घने अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। उस समय उसे अंदर जाने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं सूझा। सामने पत्तों की हलचल जारी थी। उसने बकरी को बुलाने की कोशिश करते हुए आवाज लगाई, चंद्रू चक चक हुर्र। फिर वही पत्तों के हिलने की आवाज। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी दूर तक नहीं पहुंची। इससे पहले कि वह रोशनी दूर पहुंच पाती, पत्तों रोशनी को रोक लिया। उसने अपनी सांस रोकी और देखा कि कहीं कोई आवाज तो नहीं आ रही। तभी बाईं ओर से कुछ भागने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में चलने लगा। उसे पता तक नहीं चला कि वह खेत के भीतरी हिस्से तक पहुंच चुका है। उसे यह ख्याल ही नहीं आया कि अब पीछे मुड़ना चाहिए और ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए। खिड़की के पास चुपचाप सोया कुणाल कुछ आहट पाकर जाग गया। उस अस्पष्ट लेकिन बार बार आने वाली आवाज ने उसकी नींद उड़ा दी। उसकी नजर अभय पर पड़ी। अभय सो रहा था तो फिर आवाज, फिर वही आवाज। आवाज बाहर से आ रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा और बाहर एक रोशनी चमक रही थी। उसने वो देखने के लिए शीशा पीछे खींच लिया। अब उसे आगे के खेतों में से रोशनी साफ दिखाई दे रही थी। फिर दरवाजे कृष्णप्पा की पत्नी दिखी और वह चंद्रू चकहुर। दोपहर को आए कृष्णप्पा की आवाज उसने पहचान ली, लेकिन वह इतनी रात को घर से इतनी दूर खेत में किसे पुकार रहा है? ऊपरी मंजिल पर होने के कारण कुणाल ऊपर से पूरा खेत देख सकता था। उसने मेज से बड़ी टॉर्च खींच ली और खिड़की से खेतों की ओर चमकाई, जिस दिशा में कृष्णप्पा जा रहा था। कुणाल रोशनी धीरे धीरे उसके पीछे से आगे सरकाने लगा। रोशनी कृष्णप्पा के चेहरे पर पड़ी। अचानक आई रोशनी के कारण कृष्णप्पा ने अपनी आंखें अपने हाथ से ढक लीं। उसने अनुमान लगाया कि खिड़की में अभय ही होगा। उसने अपने हाथ से टॉर्च आगे की ओर करने का इशारा किया। कुणाल ने टॉर्च को थोड़ा ही आगे बढ़ाया। बस 5-6 कदम आगे ही वह अटक गया। उसने सामने जो देखा उससे उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। शरीर अकड़ गया और कंपकंपी होने लगी। उसने एक डरावना चेहरा देखा, शिकार के लिए बैठा हुआ। जैसे ही रोशनी उस चेहरे पर पड़ी तो उसकी नजर कुणाल पर गई। एक सड़ा औरत का चेहरा, बिखरे हुए काले और सफेद बाल और बारीक सफेद आंखें अपनी शिकार में बाधा डालने वाले को घूर रही थी। गुस्से में उस चेहरे का जबड़ा खुल गया। उसके वो कांटे जैसे दांत। कुणाल के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। गला सूख गया, लेकिन उसने उधर जा रहे कृष्णप्पा को रोकने के लिए जोर से चिल्लाया, कृष्णप्पा! टॉर्च कृष्णप्पा के चेहरे पर चमक आई। कृष्णप्पा उस तेज आवाज से हड़बड़ा गया, इसलिए वो वहीं खड़ा रहा। वह आवाज वहीं बरामदे में खड़े सख्खू ने भी सुनी। कुणाल ने फिर टॉर्च की रोशनी चेहरे की ओर की, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। वह पूरे खेत में टॉर्च घुमाई। उसे कोई नहीं दिखा। उसकी आवाज ने गहरी नींद में सो रहे अभय को चौंका दिया। क्या हुआ? कुणाल, अरे वहां! अभय ने खुली खिड़की और कुणाल के चेहरे के भाव देखे तो वह उठकर उसके पास आ गया, लेकिन कुणाल को कुछ भी शब्द नहीं सूझा। उसके मुंह से केवल कृष्णप्पा निकला। बाहर से वही क्या हुआ की आवाज आई। तुरंत उसने पुकारा, बाहर आ जाइए जल्दी से। वह उठा और दरवाजे की ओर भागा। अभय उसके पीछे भागा। उसे इतना तो समझ आया था कि कुछ हुआ था। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे और मुख्य दरवाजा खोलकर कृष्णप्पा के घर की ओर भागे। इधर बेचारी सखू को क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहां उसका पति खेत में नजर नहीं आ रहा था। ऊपर खिड़की से आई वह आवाज,
तभी कृष्णप्पा खाली हाथ मक्का से बाहर आया। क्या हुआ, नहीं मिली? नहीं, हर जगह देखा। तभी वो अभय खिड़की से चिल्लाया। वे दोनों वहां पहुंचे। कृष्णप्पा को सही सलामत देखकर कुणाल को थोड़ी राहत हुई। काका, उस खेत में कोई था। अरे बकरी थी मेरी। बकरी नहीं, एक बुढ़िया, लेकिन वह औरत नहीं थी। वह सटीक विवरण तो नहीं बता सका, लेकिन किनारे खड़े अभय की आंखों के सामने उस रात की तस्वीरें घूम गईं। मतलब, कुणाल, मैंने तुमसे कहा था। वह अब गंभीर था। कृष्णप्पा हालांकि कुछ नहीं कह रहा था। वह यह सोचकर वहां जा रहा था कि वह एक बकरी है। तभी उसकी बकरी घास के एक बड़े ढेर के पीछे से में करते सबके सामने मिमियाती हुई बाहर आई। बकरी वहीं थी। वो बकरी समझकर किसी और चीज का पीछा कर रहा था। सखू ने जल्दी से बकरी को पकड़कर गौशाला में बांध दिया और बाहर से गेट बंद कर दिया। वे सब घर में घुस गए। मैं यह जानते हुए रात में बाहर चला गया कि बाहर वो चुड़ैल घूमती है। कृष्णप्पा ने सिर पकड़ लिया। अभय, तुम जो कह रहे थे वह सच है। इस गांव में कुछ घूम रहा है। वह सीधे गांव नहीं आती, वो शिकार के बाहर आने का इंतजार करती है। अभय कृष्णप्पा को देख रहा था। धीरे धीरे भय का स्थान क्रोध ने ले लिया। काका, आज आप कुणाल की वजह से बच गए, लेकिन कल किसी और के लिए कोई कुणाल नहीं होगा। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन उस कमरे में सभी लोगों की नींद कहीं खो गई थी। वह रात उसी कमरे में गई। सभी लोग कुर्सी पर बैठे थे और सखू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसकी नजर बंद दरवाजे पर थी। मन में खौफ था कि कोई दरवाजा तोड़कर बाहर से अंदर आ जाएगा। और फिर दोपहर के 1 बज रहे थे। वे चारों अभय के कमरे में बैठे थे। नलिनी और स्वराली नदी पर जाने का बहाना कर वहां आई थीं। सबके चेहरे गंभीर थे। कृष्णप्पा की हकीकत सुनकर दोनों हैरान रह गए। तो आगे क्या? ये देखकर कि कोई बात नहीं कर रहा है, स्वराली ने कहा। किसी को तो कुछ पता होना चाहिए। बात करते समय अभय का ध्यान इस बात पर था कि नलिनी क्या सोच रही है, और सवाल तो वही का वही है। किसे? नलिनी ने सिर हिलाते हुए कहा। गांव में हो रही घटनाओं की खबर अब धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी फैलने लगी थी। आसपास के गांवों से काम के लिए आने वाले लोगों का आना अब बंद हो गया था। कुछ तो गांव छोड़ने को भी तैयार थे। उनके लंबे समय से चल रहे संवाद को कोई निश्चित विराम नहीं मिला। अंततः देर हो जाने के कारण वे दोनों वहां से निकल गई। स्वराली को घर छोड़कर वापस लौटते समय नलिनी को रास्ते में एक स्कूल दिखा तो उसे लाइब्रेरी की याद आ गई। लाइब्रेरी से किताबें पढ़ना उसकी आदत थी। वह स्कूल में दाखिल हुई, आंगन की सीढ़ियां चढ़ी और सीधे लाइब्रेरी की ओर मुड़ गई। लाइब्रेरी के मास्टर दिनकर सर उसके परिचित थे। दरवाजा खुला था। वह दरवाजे के पास खड़ी हो गई। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? दिनकर सर, जो रजिस्टर में कुछ तो दर्ज कर रहे थे, सिर उठाकर मुस्कुराए। नलिनी, आओ ना, किताब चाहिए? हां जरूर। देखो, वैसे तो कोई स्कूल के इस हिस्से का उपयोग नहीं करता है। सर मुस्कुराए, पर सर की बात गहरी थी। विद्यालय में बहुत पहले से एक पुस्तकालय था, लेकिन किताब बहुत कम लोग पढ़ते। नलिनी अंदर चली गई। वहां 3 बड़ी ऊंची अलमारियां किताबों से भरी हुई थीं और सामने की शेल्फ में नई किताबें रखी हुई थीं। बाकी पीछे एक अलमारी में पुरानी किताबें थीं। इस पुस्तकालय से वह बचपन से परिचित थी। वहां उसने कई किताबें पढ़ी थीं। एक सप्ताह वहां आकर एक किताब लेनी और अगले सप्ताह दूसरी, ये एक निरंतर क्रम था। तीसरी किताबों की अलमारी के पीछे पुरानी दीवार में अलमारियां बनी हुई थीं, जिसमें पुरानी किताबें भी थीं। जब वह छोटी थी तब उसने उनमें से कुछ किताबें पढ़ी थीं, लेकिन तब उसे पढ़ने में ज्यादा रुचि नहीं थी। वे किताबें अब घर ले जाने की स्थिति में नहीं थीं। पिछले कुछ वर्षों में इनके पन्ने कमजोर और ढीले हो चुके थे। कुछ आधी किताबें, कुछ के पन्ने गायब। इसलिए उसने भी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह सभी किताबों के सामने घूम रही थी। पहले शेल्फ पर वापस आई। उसमें से एक ने शशि देशप्रभु की किताब उठाई और सर के पास आकर किताब का नाम दर्ज कराया। वह किताब लेकर स्कूल प्रांगण में पहुंची। सामने से सुंडे सर आ रहे थे। उन्होंने उसे देखते ही कहा, नलिनी, किताब लेने आई हो? जी सर। सुंडे सर भी उसके परिचित थे। अच्छा हैं, अच्छा हैं। सर मुस्कुराए और सिर हिलाकर आगे बढ़ गए। फिर रुक गए। उन्हें कुछ याद आया। वे पीछे मुड़ गए। नलिनी, आज तन्मय क्लास में क्यों नहीं आया?
तन्मय, वह तो आज स्कूल आया था। नहीं, मैंने तो उसे नहीं देखा, शायद घर चला गया होगा। अच्छा। सर वापस लाइब्रेरी की ओर मुड़ गए। वह वैसे ही घर की ओर मुड़ी और जब घर आई तो उसे तन्मय नहीं दिखा। मां से पूछा तो जवाब मिला, वह स्कूल गया है। वह घर नहीं आया, स्कूल से निकल गया, फिर कहां गया? नलिनी ने इस बारे में अपनी मां को नहीं बताया और अपने कमरे में चली गई। दोपहर के 2। सूरज की किरणें तेज हो रही थीं। मैं इससे आगे नहीं गया, दिलीप ने अपने पास खड़े तन्मय और शुभम से कहा। वे तीनों पुराने पुल पर खड़े थे। दरअसल उन तीनों को इस समय स्कूल में होना था, लेकिन मध्य अवकाश होते और वे स्कूल से गायब हो गए। किसी की नजर न पड़े इसका ध्यान रखते हुए वह उस स्थान पर पहुंचा। सामने सरोजनी नदी बह रही थी। यहां के क्षेत्र की चौड़ाई बाकियों से कम थी, इसीलिए यह पुराना पुल आज तक खड़ा हुआ था। दिलीप, सोचो, धनराज पाटिल गायब होने से पहले उसे तुमने देखा था। यह बात हमारे अलावा कोई नहीं जानता। दिलीप ने उन दोनों की तरफ देखा और तीनों चुप हो गए। मैं तुमसे कह रहा हूं कि यहां रहना सुरक्षित नहीं है, जल्दी करो, अगर बाबा को पता चल गया तो। शुभम को डर था कि अगर बाबा को पता चल गया तो क्या होगा। परिवार वालों ने तीनों को सख्त चेतावनी दी कि वे जंगल की ओर भटके भी नहीं। तुम बहुत डरपोक हो शुभम, कुछ नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा, तन्मय ने बोला। नदी के उस हिस्से में वह बड़ा पेड़ देखा है, वह वहां से वो गायब हो गया, दिलीप ने आगे कहा। वे जंगल में दूर तक देखने की कोशिश करने लगे। जंगल के सामने घने पेड़ों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। शुभम वहां रुकना नहीं चाहता था। शुभम, क्या कहते हो, जाए उस तरफ? चुप रहो, अब तुम घर चलो, चुपचाप। मैं भी सोच रहा हूं कि दूसरी तरफ जाकर देखना चाहिए, क्या है उस ओर। इसी बीच शुभम की नजर सामने से तिरछी गांव की ओर जा रही नदी पर पड़ी। उधर से किसी की नाव धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसने तन्मय को छुआ जो उसके पास खड़ा था। तन्मय ने उसकी ओर देखा। क्या बात है? उसने उधर देखा और बिना शोर मचाए झट से दिलीप और शुभम को पीछे खींच लिया। इसके बाद वे तुरंत गांव की ओर भागे। आज किसी ने देख लिया होता, दिलीप ने कहा। गांव में सुरक्षित दूरी पर पहुंचने के बाद वे हाँफ रहे थे। मैं तुमसे कह रहा था कि अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। देखा तो नहीं, देखा तो नहीं, हम बार बार बचे हैं और तुम इतनी बड़ी बात कब तक छुपाते रहोगे? वे तीनों 4 बजे तक वहीं बैठकर बातें करते रहे। दूर स्कूल की घंटी सुनाई दी और उन्होंने मैदान में छिपाए बैग बाहर निकाले। चुपचाप, कल मिलते हैं, कहकर वे अपने अपने घरों की ओर चल दिए। तन्मय घर पहुंच गया। यह उसका रोज का स्कूल से आने का समय था। किसी को शक न हो इसलिए वह सीढ़ियां से चिल्लाया, मां, मैं घर आ गया, और एक गीत गुनगुनाते हुए वह बेडरूम के अंदर चला गया। नलिनी उसे देख रही थी। उसने सीढ़ियों पर उसकी आवाज सुनी थी। तन्मय ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा और अपना बैग मेज के कोने में खिसका दिया। नलिनी अब भी उसे देख रही थी। वह भी गुनगुना रहा था, लेकिन उसे अंदाजा हो गया कि नलिनी की नजर उस पर टिकी हुई है। मन में ख्याल आया कि आज ऐसे क्यों देख रही हैं, लेकिन उसे अनदेखा कर वो बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसने फिर से अपना सिर घुमाया और पीछे देखा। वह अभी भी उसे ही घूर रही थी, लेकिन वह शांत थी। उसने हिम्मत की, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? आज मैं स्कूल आई थी। गाना बंद हो गया। लाइब्रेरी में अब उसके दिमाग की बत्ती जली। उसे पता तो नहीं चल गया। फिर उसने निश्चिंत होने के लिए पूछा, लाइब्रेरी से किताब ली? उसने अभी सब नहीं बोला। फिर सुंडे सर से मुलाकात हुई मध्य अवकाश के बाद। अब उसे यकीन हो गया कि वह जानती थी कि वो क्लास में नहीं था। वह चुपचाप उसे देख रहा था। कहां चले गए थे तुम? मैं कहीं नहीं। झूठ मत बोलो। झूठ क्यों बोलूंगा, स्कूल में ही तो था। तब मेरे पास पापा को बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दीदी से छिपाना अब असंभव था। क्या तुमने किसी को बताया? आखिरकार वह बोल पड़ा, नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं सबसे पहले तुमसे यह सुनना चाहती थी कि तुम कहां गए थे। बताता हूं, लेकिन पापा को मत बताना। यह तुम जो बताते हो उस पर निर्भर करता है। वह सब कुछ बताने लगा। आज मैं जंगल में पुराने पुल पर गया था। क्या? उसने जोर से कहा। उसकी आवाज में झलकता गुस्सा आसानी से देखा जा सकता था। धीमे, उसने उसकी आवाज धीमी करने कहा।
फिर दिलीप के धनराज के घर जाने से लेकर पाटिल के नदी के उस पार जाने तक सारी सच्चाई बता दी। तुमने यह बात अभी तक किसी को नहीं बताई? नलिनी सब कुछ सुनने के बाद शांत होकर बोली। नहीं, केवल हम तीनों ही जानते हैं। यह जिस दिन हुआ उसी दिन किसी को बताना आपने ठीक नहीं समझा। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। कुछ देर सोचने के बाद वह बोली, अब इस बारे में किसी को मत बताना। उसने खिड़की से बाहर देखा, क्योंकि बाहर अंधेरा होने को था, इसलिए उसने यह बात सभी को कल बताने का फैसला किया। सोते समय मन में वहीं चल रहा था, विशंभ और धनराज की मुलाकात के पीछे जरूर कोई वजह रही होगी और उसका उस पार के जंगल से कुछ लेना देना है। और वह नक्शा, यह किससे मुद्रित किया गया था? उसे पूरी उम्मीद थी कि उसे कल कुछ उत्तर मिलेंगे। आज नलिनी रोज से पहले उठ गई। दरअसल उसे पूरी रात ठीक से नींद नहीं आई। जिज्ञासा और अनुत्तरित प्रश्नों ने उसे जगाए रखा। रोज की आदत के अनुसार उसने अपना सारा काम खत्म किया और मंदिर से आ गई। खाना खाते वक्त बीच बीच में तन्मय और नलिनी की नजरें मिलती। उसे डर था कि अब वह पापा से कुछ कहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? सदाशिवराव ने पूछा। कुछ नहीं, तन्मय ने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा। दीदी को देखकर लग नहीं था कि वह किसी को कुछ बताएगी। तन्मय स्कूल में जाने से पहले शुभम के पास गया। इसके तुरंत बाद नलिनी घर से निकल गई। मुख्य सड़क से होकर स्कूल के गेट के पास रुकी। अभी स्कूल का समय नहीं हुआ था। उसकी निगाहें किसी को तो तलाश रही थीं। एक एक कर बच्चे गेट से अंदर जा रहे थे। गांव के सभी बच्चे उससे परिचित थे। एक तो वह बचपन से वहीं पली बढ़ी थी और दूसरा उसका स्कूल में हमेशा आना जाना रहता। कुछ उसे देखकर मुस्कुरा देते थे, कुछ नलिनी दीदी कहकर आगे बढ़ जाते। सामने से दिलीप आ रहा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वह मुस्कुराया और बोला, नलिनी दीदी आज बहुत जल्दी आ गई। काम ही ऐसा था, आना ही पड़ा। सिर हिलाकर वह अपनी कक्षा की ओर बढ़ा। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि नलिनी को सब पता है और तन्मय, शुभम अभी तक स्कूल नहीं आए थे। कुछ समय बीत गया और नलिनी को वो लड़की दिखी। उसने 2 छोटी चोटियां बांधी थीं, जिन पर लंबे लाल रिबन बंधे हुए थे। लड़की नलिनी को देखकर मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। मीनू। हाँ दीदी। वो पीछे मुड़ी। कैसी हो? बढ़िया, मीनू ने कहा। दादी बीमार थी ना? कैसी हैं? उसकी हालत खराब है। दादाजी के चले जाने के बाद तो और अधिक। क्या तुम्हारे दादाजी ने गायब होने से पहले कुछ कहा था? वह सवाल उसे अनपेक्षित था। कुछ देर रुककर वह बोली, कुछ नहीं। उस शाम जब दादाजी घर से लापता हुए तो उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। उस दिन तो हम घर पर ही नहीं थे, सिर्फ दादी थी। घर में कुछ झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। दरअसल ये थोड़ा अजीब है। उसने बात करना बंद कर दिया। वह सोच रही होगी कि नलिनी को बताए या नहीं। अजीब। पिछले कुछ दिनों में उनका व्यवहार बदल गया था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते और एक बार मैंने लाइटर लाने के लिए उनके कमरे में जाकर ड्रावर ही खोला था। तभी वे कमरे में आए और मुझ पर बहुत चिल्लाए। उस दिन उनके और पापा के बीच बहस हो गई थी। पहले भी पापा ने दादाजी के बदले हुए स्वभाव के बारे में बात की थी। मैंने उन्हें मां से कहते सुना था। स्कूल की घंटी बजी। अब जाओ, क्लास शुरू हो जाएगी। हाँ, मीनू पीछे मुड़ी। अब वो सामने खड़े तीनों की ओर मुड़ी। वे तीनों उसे देख रहे थे। इस दौरान तन्मय ने दिलीप और शुभम को सारी बात बता दी थी। वह उनके पास चली गई और तीनों सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। तुम्हें क्लास में नहीं जाना? जाना है ना? शुभम हड़बड़ाया। तो फिर खड़े क्यों हो? हाँ। तीनों कक्षा की ओर मुड़े। दिलीप, उसने आवाज दी। हाँ। वह पीछे मुड़ा। एक काम था तुमसे। क्या दीदी? तुम्हारे माता पिता पाटिल के घर पर काम करते हैं ना, तो तुम भी जाते होंगे। हाँ, जाता हूं। क्या तुम धनराज के कमरे में जा सकते हो? हाँ, लेकिन वह कमरा तो बंद है। बंद है। धनराज पाटिल ने किसी को कमरे के पास भटकने भी नहीं देता। उनके गायब होने के बाद राघव दादा ने कमरा बंद कर दिया। नलिनी के चेहरे पर निराशा आई। साहूकार के कमरे की तलाशी लेना मुश्किल था। हां, पर कमरे में जाना उतना मुश्किल नहीं। तुम जा सकते हो। नलिनी मन में कुछ सोच रही थी, उसे बताए या नहीं, लेकिन आखिरकार उसने बताने का फैसला किया। करना क्या है?
मुझे संदेह है कि धनराज पाटिल के पास कुछ था जिसका संबंध उसके लापता होने और विशंभ के उस ओर जाने से हो। उसका कमरा ढूंढना है, लेकिन किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, दिलीप ने कहा। दरअसल दिलीप ने इतना कठिन काम के लिए पूछना ठीक नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि वो दिलीप पर भरोसा कर सकती थी। फिर तीनों अंदर गए और वह स्वराली के घर की ओर मुड़ गई। सुबह 8:30 बजे कुणाल की नींद खुली। ये पहली बार था जब उसे रात में वहां अच्छी नींद आई। उसने अभय को जगाया। स्वराली सोच रही थी कि नलिनी अभी तक क्यों नहीं आई। वह बाहर जा रही हूं बोलकर सीधे उनके घर आ गई। तब अभय कुएं पर था। नलिनी कहाँ है? अब तक आ जाना चाहिए था, उसने पता नहीं क्यों देरी हुई। वे दोनों अब एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने लगे हैं। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। अभय, सखू मौसी की आवाज आई। अभय कुएं से पानी निकाल रहा था। मौसी की आवाज सुनकर उसने बाल्टी नीचे रखी और अपनी पैंट पर हाथ पोंछते हुए पीछे के दरवाजे से सामने के दरवाजे पर आया। फिर टिफिन उठाते हुए कहा, मौसी, कल की सब्जी बहुत स्वादिष्ट थी। सखू अपनी प्रशंसा सुनकर खुश हुई। अभय टिफिन लेकर ऊपर चला गया। जैसे ही सखू पीछे मुड़ी, उसने दूर से नलिनी को आते हुए पहचान लिया, लेकिन जब तक वह उसके पास नहीं पहुंची, वह वहीं खड़ी रही। क्या नलिनी, कहां जा रही हो? कहीं नहीं मौसी, यहीं पर। सब समझता है मुझे, मैं तुम दोनों को देख रही हूं। सखू नलिनी से मजाक कर रही थी। नहीं हां मौसी, ऐसा कुछ नहीं है। सखू की कोई संतान नहीं थी, लेकिन उसने बचपन से ही नलिनी और स्वराली को बड़े होते देखा था, तो वे दोनों सखू के लिए बेटियों की तरह थीं। सखू मुस्कुराई और अपने घर की ओर चल दी। जब नलिनी कमरे में पहुंची तो वे नीचे फर्श पर बैठे खाना खा रहे थे। उसे देखकर स्वराली बोली, नलिनी, तुम इतनी देर तक कहां थी? नलिनी वहीं स्वराली के पास बैठ गई। मुझे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात पता चली। हम सोच रहे थे कि विशंभ के साथ क्या हुआ, लेकिन गांव में सबसे पहले जिस व्यक्ति के साथ अघटित हुआ वह धनराज साहूकार था। कल जब मैं तुम्हें छोड़कर घर गई तो उसने तन्मय द्वारा बताई गई सारी सच्चाई उन तीनों को बता दी। तो गांव में होने वाली घटनाओं से उन दोनों के बीच कुछ संबंध है, स्वराली ने कहा। मुझे भी वही कहना है। ऐसा क्या काम होगा जिसके लिए उसने पूर्णिमा की रात तक इंतजार किया? अभय, वह तो गयात नहीं है। नलिनी ने वहां से एक चम्मच उठाया और सामने रखे मसाला चावल खाते हुए उसने आज मीनू से मिलने की बात कही और फिर दिलीप को सौंपे काम के बारे में बताया। लेकिन नलिनी, अगर दिलीप ने किसी को बता दिया तो? मुझे यकीन है कि वह किसी को नहीं बताएगा। भोजन के बाद दोनों अपने अपने घर को निकल गई। सुबह सूरज निकलने के बाद भी दिलीप सोया हुआ था। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं, ऐसा उसने घर पर कहा। भले ही यह बीमार होने का नाटक था, लेकिन उसका इरादा कुछ और ही था। उसके घरवालों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खाना खाने के बाद जब मां धनराज पाटिल के घर काम के लिए गई, फिर पापा पाटिल के खेतों में गए। लगभग 1 बजे वह घर से बाहर निकला। उसने दरवाजा बंद कर दिया और चाबी कुंडी में छोड़ दी और वह साहूकार के घर की ओर चल पड़ा। साहूकार की हवेली बड़ी थी। सामने एक बड़ी गौशाला थी और उसके ठीक बगल में 2 मंजिला हवेली है। हवेली की दोनों मंजिलों पर कई कमरे थे। जब दिलीप पहुंचा तो सबसे पहले अपनी मां से मिला। उसकी मां कपड़े धो रही थी। तुम बीमार थे ना? मां से सवाल पाकर उसने समझदारी भरा जवाब दिया। अब अच्छा महसूस हो रहा है तो सोचा मैं थोड़ी तुम्हारी मदद कर दूं। दिलीप हमेशा वहां काम करने आता था, इसलिए उनकी मां को कुछ अलग महसूस नहीं हुआ। लेकिन तुम जल्दी आ गए, अभी 3 नहीं बजे होंगे। हां, तब तक मैं कुछ और कर लेता हूं। जब मां ने ठीक है कहा तो दिलीप सीधे मीनू की मां के पास गया। चाची, अरे दिलीप, तुम यहां स्कूल नहीं गए? जवाब तैयार था। मैं क्या कह रहा था, अभी गायों को चारा डालने में वक्त है तो ऊपर के कमरों की बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई। वहां मरे हुए चूहे जैसी बदबू आ रही है। मरे हुए चूहे जैसी बदबू? हां, मुझे कुछ वैसा ही लगा, सोचा थोड़ी सफाई कर दूं। जब दिलीप खुद से सफाई करने को कह रहा था तो वो तुरंत मान गई और बोली, वैसे तो सफाई किए काफी समय हो चुका है, तुम कर रहे हो तो ठीक है। हवेली में कई कमरे थे, लेकिन आधे से ज्यादा कमरे वैसे ही पड़े थे। बात यह थी कि उन्हें वो हवेली विरासत में मिली थी। साहूकार के पापा उस समय बहुत धनी व्यक्ति थे, उन्होंने ही वह हवेली बनवाई थी। लेकिन इतने बड़े हवेली में
बहुत कम लोग रहते थे, इसलिए हवेली के रख रखाव के लिए लोगों को रखना पड़ता था। दिलीप सीढ़ियां चढ़कर सीधे अपनी दादी के कमरे में चला गया। दादी बिस्तर पर लेटी थी। बीच बीच में खांसी आती जाती, आखिर थका हुआ शरीर कब तक साथ देता। रखमाबाई वैसे तो ठीक थीं, लेकिन लकवे का एक ही दौरा आया और रखमाबाई का उठना बैठना बंद हो गया। अब सारा दिन बिस्तर पर लेटे रहती। उसका सब काम बहू करती। कमरे में घुसते ही वह सीधा टेबल के पास गया। टेबल ठोस लकड़ी से बना, इतने वर्षों के बाद भी पुराना होने का कोई संकेत नहीं था। उसने ड्रावर खींचा और दवाइयां निकाली। दादी को जगाकर दवा देने के बाद वह उस स्थान पर आया जहां नीचे सभी कमरों की चाबियां लगी हुई थीं। नंबर के हिसाब से सामने की ओर चाबियां फंसी हुई थीं। उसने ऊपर वाली लाइन से 3 और 4 नंबर की चाबियां निकाल लीं। फिर ऊपर की मंजिल पर जहां धनराज पाटिल के कमरे के सामने आकर रुका। एक पल के लिए सोचा कि तुरंत चाबी लगा दूं, लेकिन सीधे उस कमरे में घुसना ठीक नहीं था, तो उससे पहले कमरा नंबर 4 का ताला खोला। वहां 15-20 मिनट तक सफाई की। कमरों में बहुत चीजें नहीं थीं, केवल पुराने लकड़ी के फर्नीचर, कुर्सियां, सब प्लास्टिक कागज से ढका था। कमरों में गंदगी फैलाने जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन धूल कहीं से भी अपना रास्ता बना लेती। दिलीप ने कमरा बंद किया और दरवाजे पर आ गया। नीचे से किसी के गप्पों की आवाज आ रही थी। शायद उसकी मां और मीनू की मां की बातें चल रही थीं, लेकिन उसे वहां से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह बाहर आया और 3 नंबर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। पाटिल को उसके कमरे में किसी का जाना पसंद नहीं था, यह वह जानता था। पापा ने उसे ऐसी चेतावनी दी थी। धड़कन बढ़ गई। हाथ में रखा झाड़ू दरवाजे के बगल की दीवार से टिका दिया, सुनिश्चित किया कि कोई देख नहीं रहा, और दूसरे हाथ से ताला पकड़ लिया। चाबी घुमा दी। ताला खोलने में देर नहीं लगी। वो अंदर आ गया। अंदर की हवा बाहर की तुलना गर्म थी। अंदर अंधेरा था। उसने अपना हाथ उठाया और कोने में लगा बटन दबा दिया। उस रोशनी में प्रत्येक वस्तु को देखने लगा। वह बिना कोई आवाज किए कमरे को अपनी आंखों से खोजने की कोशिश कर रहा था, ताकि कमरे की शांति में खलल न पड़े। कमरे की चौड़ाई और लंबाई छोटी थी, लेकिन एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त थी। दीवार पर अलग अलग जानवरों की तस्वीरें लटकी हुई थीं। एक बाघ अपने शिकार पर झपटता है। एक लोमड़ी झाड़ियों से झांक रही है। सामने एक अलमारी थी। उन कांच के बक्सों में शिकार के बाद पुरस्कार के रूप में हाथी दांत और 1 या 2 पहचाने जाने योग्य जानवरों की खोपड़ियां थीं। उन्हें एक ही लाल मुलायम कपड़े पर रखा गया था। दिलीप अलमारी के पास आया और शीशा एक तरफ सरका दिया। उसने अपने हाथों से जगह की तलाशी ली, लेकिन कुछ खास मिला नहीं। फिर नीचे का हिस्सा खोला। इसमें अलग अलग चीजें थीं। एक टूटी हुई घड़ी, फूलदान, कुछ कांच की चीजें, लेकिन कुछ भी उपयोगी नहीं। निचला हिस्से का दरवाजा खोला। यहां पाटिल के सारे कपड़े एक लाइन में लटक रहे थे, जिनमें से ज्यादातर सूती कोट और पैंट थे, जिन्हें दिलीप ने कभी उसे पहने शायद ही देखा था। उसने हाथ से सारे कपड़े एक तरफ कर दिए। तभी कपड़ों के नीचे छिपी एक संदूक मिली। उसने संदूक धीरे से पीछे खींच ली। वह बहुत हल्की थी। अंदर देखा तो अंदर कुछ पुराने कागजात थे। दिलीप एक एक कागज अलग रखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वे क्या हैं, लेकिन धीरे धीरे उसने अनुमान लगाया। कुछ लोगों के नाम, बीच में कुछ लिखा, और अंत में अंगूठे के निशान। मैं रंगाची कोते। मैं 500 रुपये में अपनी जमीन धनराज पाटिल के पास गिरवी रख रहा हूं। ऐसे और भी कई पेपर थे। अपनी युवावस्था के दौरान धनराज ने बहुत कम पैसों में कई लोगों की जमीन हड़प ली थी। बेशक यह कला उन्हें अपने पिता संपत पाटिल से मिली थी। उस समय उसने ऐसा करके बहुत सारी संपत्ति अर्जित कर ली थी, लेकिन धनराज के बेटे को यह पता था कि उसके पिता ने लोगों के पेट पर पैर रखकर कितनी संपत्ति बनाई है। इसलिए उनके नक्शे कदम पर चलने के बजाय उसने अपना रास्ता चुना, और सब कुछ रुक गया। लेकिन धनराज की लालसा कभी खत्म नहीं हुई। सारे कागजात देखने के बाद दिलीप निराश हो गया। वह उसके लिए रद्दी थी। कागज वापस रखकर और संदूक कपड़ों के पीछे रखने लगा। तभी उसका ध्यान अलमारी के अंदर गया। वहां कोई जगह होगी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन चाबी डालने की बारीक दरार ध्यान देने योग्य थी। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। बनाने वाले ने इसे बहुत बारीकी से बनाया होगा। व्यर्थ प्रयास करने का कोई मतलब नहीं था। वह अलमारी बंद करके खड़ा हो गया और पीछे मुड़कर सामने देखा, कोई उसे देख रहा था।
फिर दर्पण में अपने स्वयं के प्रतिबिंब से डरने के कारण हंस दिया। सामने के दरवाजे के दाहिनी ओर एक बड़ा दर्पण लटका हुआ था। फिर पड़ोस के बिस्तर की ओर मुड़ा, लेकिन वहां भी उसे कुछ नहीं मिला। उसके सामने शीशे के ठीक बगल में एक टेबल थी। ऐसे 2-3 टेबल उसने हवेली में देखे थे, लाल मजबूत लकड़ी से बने। वह उधर मुड़ गया, मेज के सामने वाली कुर्सी सरकाई। 2 पैरों पर बैठकर उसने सब छान मारा। फिर उसने दराज खींची और अंदर एक लाइटर और 2-3 अन्य वस्तुएं थीं। वह फिर निराश हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह काफी देर से कमरे में है। निराश होकर वह उठ खड़ा हुआ। कमरे में सन्नाटा फिर पहले जैसा हो गया। वह फिर अपनी आंखों से कमरे का निरीक्षण करने लगा। कुछ छूट तो नहीं गया? नलिनी दीदी को क्या बताऊंगा? उसने अलमारी की ओर देखा। वह पुरस्कारों का संग्रह, फिर बिस्तर, फिर टेबल। टेबल, उसने वह टेबल देखी थी, वैसी ही टेबल, मीनू की दादी के कमरे में। अचानक उसे कुछ याद आया। ड्रावर फिर से खोला। अंदर उसने एक कीलनुमा बारीकसी कुंडी खींच ली। एक छोटा सा हिस्सा अलग होकर गिर पड़ा। अंदर से एक पतली सी चाबी निकली। वह उस गुप्त स्थान को जानता था। ऐसा स्थान उसने उस टेबल में भी देखा था। उसने चाबी उठाई और अलमारी के पास पहुंचा। कपड़े एक तरफ खिसकाए, फिर चाबी उस सांचे में डाली। थोड़ा रुका और ने चाबी घुमा दी। अंदर कुछ फंसने की आवाज आ रही थी। वह हिस्सा खुल गया। वह एक पुराना लकड़ी का बक्सा था। ऊपर एक षटकोणीय आकार का रिक्त स्थान था। उसने बक्सा खोला। अंदर कई पन्नों की एक किताब थी। मुख्य पृष्ठ पर सुंदर लिखावट में शीर्षक था बंदिस्त। चूंकि यह हाथ से लिखा गया था, पुराना होने के कारण स्याही उस क्षेत्र में फैली थी, लेकिन पढ़ने के लिए वो साफ था। नीचे गोल घेरे का चिन्ह है। उसने फिर से अंदर हाथ डालकर जांच की। कुछ न मिलने पर उसने बक्सा वापस रख दिया और डिब्बे को बंद कर दिया। किताब शर्ट के अंदर छुपा ली। वहां रखी झाड़ू उठाई और बाहर आ गया। झाड़ू को दीवार पर टिकाकर उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। फिर ताला लगाकर दाहिनी ओर सीढ़ी की तरफ मुड़ गया। सीढ़ियों से नीचे उतरा। किसी ने देखा तो नहीं, ये डर तो था, मगर थोड़ी ही देर बाद उसके सांस में सांस आई। कमरे से मीनू की मां और उसकी मां की हल्की सी आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। मीनू के पिता राघव दादा अभी तक घर नहीं आए थे। संक्षेप में, उसने अपना काम अच्छे से किया था। वह उस जगह आया जहां बाकी चाबियां रखी हुई थीं। जेब में से चाबियां फिर उसी जगह फंसा दी। तुरंत बाहर गौशाला में आया। थोड़ी देर नजरें घुमाई और एक जगह पड़ी लकड़ियों के पीछे किसी को दिखे ना इस तरह छिपा दी। लगभग 4 बजे गायों को चारा और पानी पिलाकर उसने काम पूरा किया। निकलने से पहले किताब फिर से शर्ट में छिपा ली। हालांकि किताब शर्ट के अंदर छिपी हुई थी, लेकिन फुली शर्ट और उभरे हुआ पेट छिपाना थोड़ा मुश्किल था। इसीलिए वह बिना किसी को कुछ भी बताए घर की ओर मुड़ गया। जब वह घर पहुंचा तो पापा उससे पहले ही घर आ गए थे। तुम बीमार थे ना? हाँ। वह इस बात का पूरा ख्याल रख रहा था कि बाबा को शर्त देखकर शक न हो जाए। फिर कहाँ गए थे? बाबा की आवाज तेज थी। मैं मां को हाथ बटाने गया था। मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ तो। ठीक हो गए ना? अब तुम घर का बाकी काम करो। बाबा की आवाज अब भी तेज थी। हां, कहकर दिलीप बाबा से नजरें बचाकर अपने कमरे में आ गया। उसने किताब निकालकर चुपके से बैग की बीच की चेन खोलकर उसमें किताब डाल दी और चेन बंद की। फिर उठकर मुड़ गया, लेकिन चलते समय उसके चेहरे पर मुस्कान थी। तो दोस्तों, यह पार्ट यही समाप्त होता है। तो अब सवाल यह है कि इस किताब में ऐसे कौन से रहस्य छुपे हैं? क्या यह कहानी और ज्यादा रोमांचित और रहस्यमय होने वाली है? और जो कुणाल ने बताया कि वह अवशेष जो उन्हें खुदाई के दौरान मिले हैं, क्या उनका भी कुछ उस किताब से संबंध है? बहुत से राज अभी खुलने वाले हैं। क्या ये सब मिलके सारा रहस्य उजागर कर पाएंगे? जानने के लिए बने रहे हमारी इस कहानी में और इंतजार करें इस कहानी के 5वें पार्ट का। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं कि आगे इस कहानी में क्या होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे आप हमारी कहानियों से जुड़े रहे। मिलते हैं हमारी इस कहानी के अगले पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।